हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी पिछली क्लास थी इन्फ्लेशन की और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्लास के बाद में आपने जो पीडीएफ नोट्स उसके ज़रिए और जो बुक है, जो ऑफिशियल बुक है, जैसे एनसीईआरटी से आपने प्रैक्टिस की होगी या फिर जो रमेश सिंह की बुक है, आपने उसे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की होगी, समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और उसके बाद हम आज की क्लास लेंगे। आज चौथी क्लास है हमारी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। काफ़ी प्रीमियम क्लास है, प्रीमियम बैच है जो आपको यहाँ पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो प्लीज़ इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन टॉपिक को पहले देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर। चूंकि एग्रीकल्चर जो है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में और मेंस में नंबर गेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये टॉपिक पेपर 3 में ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बल्कि प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो हम इसको आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। कृषि से संबंधित सभी जो पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं उनको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं कृषि की, है, जब हम लोग बात करते हैं कृषि की, एक बात बताइए, हम लोग किसी भी चीज के बिना रह सकते हैं, ठीक है। हम लोग मकान के बिना रह सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को अपनी लाइबिलिटीज अगर छोड़ना पड़े, कार बाइक स्कूटर ना मिले तो उसके बिना भी इंसान सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर इंसान को फूड ना मिले, ठीक है, अगर हम लोगों को फूड ना मिले तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस फूड को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि इसके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, फिर चाहे उसकी इनकम कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से लोगों की डिमांड बदल सकती है, लेकिन जो फूड की नीड है, जो बेसिक नीड है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अब हम फूड की अगर बात करते हैं तो हमने जो स्टार्टिंग से बात की, हम लोगों ने 1947 के आसपास टारगेटेड एरिया लिया है कि हमने हमेशा कोई भी शुरुआत की तो हमने देखा है कि 1947 में स्थिति कैसी थी, और उसी को कंपेयर करते हुए आज 2024 खत्म हो चुका है, 25 स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ स्थिति कैसी है ना। इस पूरे सेक्टर को, पूरे टाइम पीरियड को हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जब हम 1947 की बात करें तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या था? मुख्य आधार था। 50% प्लस जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, या ये कहूं कि 51% के समथिंग, है ना। एक लगभग मान के चले तो 50% प्लस जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं कृषि आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। क्योंकि उस समय जो हमारे इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, वो तबाह हो चुके थे। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत कम था, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर था। साथ में ही जो सेवा क्षेत्र है उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनकर रह गई थी। 1947 के पहले इसका एक रीजन भी मैंने आपको पहले क्लास में बताया था जब हमने आर्थिक नियोजन पढ़ा था, दोबारा हम देखेंगे। इसका मुख्य कारण था कि जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल करने आए थे, उन्होंने जो मुख्य फोकस किया था वो था कच्चे माल के ऊपर फोकस किया था। उनका टारगेटेड था जो नकदी फसलों को पैदावार करना, जिससे उनको इनकम जनरेट हो, या फिर ब्रिटेन में जो उद्योग पनप रहे थे उनके लिए कच्चा माल तैयार करना, और कच्चा माल यहाँ से वहां लेके जाना, और फिर वहां से जैसे कि कपास लेके गए हैं तो वहां से जो रेडीमेड कपड़ा है उसको भारत में लेके आना, ठीक है। और इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों के लिए काम किया, नील का उत्पादन किया, जूट, चाय, कॉफी, है ना, गन्ना, इन चीजों पे ध्यान दिया, खाद्यान्न पे ध्यान नहीं दिया। और खाद्यान्न से संबंधित जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं या कहें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ की सिंचाई व्यवस्था देखे जाए, है ना, जिसका मुख्य सबसे पहले देखा जाए कि सिंचाई व्यवस्था थी जो हमारी थी, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थी। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 के पहले बिल्कुल सिंचाई आधारित अर्थव्यवस्था थी, और सिंचाई के लिए
तालाबों, कुओं और झरनों पर लोग निर्भर रहते थे। कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी, कोई फव्वारों जैसी कोई नई व्यवस्थाएं नहीं आई थी, किसी प्रकार की पाइपलाइन यहाँ डली हुई नहीं थी। तो लोग बिल्कुल वर्षा के जल पर निर्भर करते थे। ठीक है, वर्षा के जल पर निर्भर करते थे, वर्षा के जल का भंडारण करते थे और उसी के जरिए कहीं ना कहीं कृषि की जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा मुख्य दर है कि कृषि की काय पे जाएगी, तो जो भूमि थी, हमारे खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है भूमि। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून लागू कर देते हैं, जैसे कि हकबंदी कानून है। इसके अलावा बहुत से भूमियों को जो मेडिएटर्स होते हैं, है ना, उन लोगों के पास ये भूमि हुआ करती थी कि जो जमींदार लोग हैं वो बहुत सारी जमीनों को हड़प लेते थे। ठीक है, छोटी छोटी जोतें थी, तो इस वजह से भी क्या था कि एक व्यवस्थित भूमि न हो पाने के कारण भी, या भूमि होते हुए भी उस भूमि पे जो किसान वर्ग था वो खेती नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे बहुत से रीजन थे जिस वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निम्न स्तर पे थी। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी काफी निम्न थी। उसके बाद में जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इनिशियल स्टेप्स उठाए हैं जिसके जरिए कृषि में सुधार किया जा सके। तो क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या उपाय किए गए हैं, वो आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले तो भूमि की बात करें तो हमारी भूमि के ऊपर जो बहुत ज्यादा लगान लगाया जाता था, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी अगर हम भूमि की बात करें तो लगान, जमींदार, सूदखोर, ऐसे बहुत से लोग थे जो क्या करते थे, जमीन नहीं देते थे। साथ में यहाँ पे भूमि पे खेती करने के लिए, अगर कोई कृषक है, अगर वो खेती करना चाह रहा है तो उसके पास अच्छे बीज नहीं थे। ठीक है, अच्छे बीज ना होने के साथ साथ अगर उसको बीज खरीदना है या उर्वरक खरीदना है तो उसके पास पैसा, धन उपलब्ध नहीं था। और वो धन लेने के लिए जमींदार, साहूकारों, महाजनों के पास जाता था, है ना। असंगठित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उस समय बैंक की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो एक ऋण जाल में फंस जाता था, जिसकी वजह से भी उसको बहुत जो था ऋण जाल में फंसने के कारण भी वो बहुत अच्छे से खेती नहीं कर पाता था। और जितना भी वो खाद्यान्न उत्पादन करता था उसका कुछ भी उसको नहीं मिलता था। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं रही थी उस समय की, जिसको बाद में धीरे धीरे ठीक किया गया। कैसे ठीक किया गया, तो बाद में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, है ना। पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया और इसके जरिए क्या किया गया कि कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई। तो हमने सबसे पहले जब हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में जो योजना लक्ष्य था उसको 2.4% तक हासिल किया था। उसके बाद में हमने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो हमने 3.6% तक कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जो छोटी छोटी जोतें थी, जो भूमि बहुत जमींदारों के पास थी, तो बहुत से ऐसे भूमि जमींदारी कानून जो लागू थे उनको सुधारने की कोशिश की गई और जो जमीन थी वो किसानों को दी गई थी और फिर यहाँ सुधार करने की कोशिश की गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कहीं सिंचाई क्षेत्र को लेकर काम किया गया था कि लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो पाए, साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में। और जो सबसे ज्यादा विकास किया गया था वो हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4.67.5% तक कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हरित क्रांति भी आई थी स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन के जरिए। कौन थे? स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन, जो 1966 में हरित क्रांति को, जिन्होंने हरित क्रांति से भारत को परिचित करवाया था। और इसके बाद में जो हमारे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ोतरी मिली थी। यहाँ से हम लोगों ने खाद्यान्न की जो हमारी आपूर्ति थी, हमारी जो मांग थी, उसको फुलफिल करने में सबसे बड़ा योगदान किया था। और इसी के साथ में पूरे देश के खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। हरित क्रांति के साथ में बाद में अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति आई थी, दूध आधारित क्रांति थी, है ना। बागवानी फसलों के लिए मछली जो हमारा फिशरी सेक्टर होता है उसके लिए नीली क्रांति लॉन्च की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से और भी छोटी छोटी ऐसी क्रांतियां की गई ताकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, उसको
सही किया जा सके। ठीक है, कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र आधारित है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सिर्फ खेती को ही नहीं बल्कि हमने बागवानी को भी टारगेट किया था। हमारा जो मत्स्य क्षेत्र है उसके ऊपर भी, जो वानिकी क्षेत्र है इसको भी सुधार करने का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है आते हैं हमारे, ठीक है, यहां इसे भी सुधारने की कोशिश की गई है। इन सभी क्षेत्र जो प्राइमरी क्षेत्र में खनन क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों का विकास करने की कोशिश कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत की जाती है और ये सभी क्षेत्र हमारे प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग योजनाओं को लाके यहाँ पे 1947 के बाद में प्रयास किए गए हैं। और समझते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा परिचय है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताती हूँ ये कि हमारा भारत में 2.4% की जो हमारी भूमि है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 2.4% की भूमि पे हम लोग लगभग 17 मिलियन लोग या फिर ये कहें कि 130 करोड़ की जनता की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भारतीय अवस्था क्या करती है, सीमित संसाधनों में असीमित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जब हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तब हम एक सबसे छोटा सा पॉइंट जो मोस्टली समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था वह है जो सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। उसी प्रकार 2.4% के भारत क्षेत्र में हम लोग 17 मिलियन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं। अब एक प्रश्न मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया था या प्रीलिम्स के एग्जाम में भी 2018 का क्वेश्चन था कि चीन के पास जो कृषि आधारित क्षेत्र है, चीन के पास हमसे ज्यादा भूमि है लेकिन फिर भी अगर कृषि की बात किया जाए तो भारत ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी जमीन है फिर भी वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आगे समझेंगे कि क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ सब समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, परिचय की हम बात करें तो देखते हैं कृषि प्राथमिक गतिविधि का क्षेत्र है। प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल होता है जिसके अंतर्गत हम लोग फसलें, सभी प्रकार की फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, ठीक है, जो फसलें हैं, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, अगर टाइम मिले सर्च करके जरा लिखिएगा, 3 ब्लॉग्स बनाइएगा, उनमें लिखिएगा कि रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जायद फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फसलों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली वनडे एग्जाम में इन फसलों को टारगेटेड किया जाता है, पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, ठीक है, या फिर कौन से क्षेत्र में उत्पादित होती है। ठीक है, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले अगर आप क्लास ले रहे हैं तो एक ब्लॉग बनाइएगा और क्लास को पॉज करके पता कीजिएगा कि कौन सी फसल रबी की और कौन सी फसल खरीफ की और जायद की फसलें कौन सी है, साथ में वो किस समय उत्पादित की जाती है। ठीक है, जो मंथ होता है वो भी लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फसलें, पशुपालन, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, कृषि राज्य सूची का विषय है। अलग अलग राज्य जो स्टेट होते हैं वो अपनी स्टेट की आवश्यकताओं के हिसाब से, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में किस किस चीज की जरूरत है, सिंचाई के कौन कौन सी संसाधन है, ठीक है, भूमि वहां की कैसी है, वहां की मिट्टी की उर्वरता क्षमता कैसी है, तो ये सब चीजों को वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। ठीक है, और फिर वहां के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। तो यह कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के परिवार खेती के दशक 2019 से 28 की शुरुआत खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAAD के द्वारा की गई है। ठीक है,
उसके बाद में क्या लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि हमारे देश का जो कृषक होता है वो अर्थव्यवस्था का आधार होता है, लेकिन फिर भी उसकी इनकम कम होती है ना। दूसरे सेक्टर में काम करने पे शायद लोगों की इनकम ज्यादा हो, लेकिन यहाँ इनकम कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को ये लोग संभालते हैं। इसलिए क्या किया गया है कि सबसे पहले इनकी आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात को वर्ष 2022 तक 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना रखा गया है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है। ठीक है, और क्या क्या करना है, भारत का स्थान एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, खाद्य तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स ज्यादा ही होंगे। तो ठीक है, खाद्य तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसीलिए जब भी खाद्य तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है, गुजरात मूंगफली का है, उत्तर प्रदेश में सरसों, एमपी में सोयाबीन होने के साथ साथ एमपी को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि दलहन के मामले में भी एमपी काफी ज्यादा आगे है। साथ में अगर हम लोग असम की बात करें यहाँ पे, तो असम में चाय, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जूट के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, कश्मीर में देखा जाए तो केसर और मसाले या बागवानी फूल जो होते हैं उसके सेक्टर में आगे है। तो भारत हर मामले में कहीं ना कहीं आगे रहता है। चौथा सबसे बड़ा तेल बीज उत्पादक देश भी है। उसके बाद में वर्ष 2018-19 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक अंतर्देशीय स्रोत है। ठीक है, जो फिशरीज सेक्टर है, जो मत्स्य सेक्टर है, नीली जब क्रांति लाई गई है उसके बाद से ही फिशरी सेक्टर भी कृषि अर्थव्यवस्था का या प्राइमरी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। हम लोग कृषि अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों की आवश्यकता है दलहन के जरिए या फिर कृषि की जो फसलें हैं उनके जरिए पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने जो फिशरीज सेक्टर है उसको प्रमोट करने की कोशिश यहाँ की है। ठीक है, 1998 के बाद से पहली बार दूध उत्पादन, हम लोग ने डेयरी प्रोडक्शन पे भी काम किया है। ठीक है, विश्व उत्पादन का कितना रहा है, 20% रहा है। भारत में डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में 20% रहा है। भारत में तीसरी बड़ी गोजातीय संख्या है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत के पास में, तो भारत की कंज्यूमर ज्यादा होंगे, कंज्यूमर हर सेक्टर के ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर आप ले लें कि जो मूंगफली हो गया, सरसों, सोयाबीन ही नहीं है ना, कॉफी चाय भारत में बहुत होते हैं। उसके बाद में अगर जनगणना की बात करें तो कृषि आधारित जनगणना हर 5 वर्ष के अंतराल पे होती है। ठीक है, लास्ट टाइम 2016 में भी ये जनगणना हुई है। ठीक है, हर 5 वर्ष में जनगणना होती है कृषि सहयोग और विकास कल्याण विभाग के द्वारा। कौन करता है ये जनगणना, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जनगणना होती है, हर 5 साल के अंतराल में होती है। लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद है ये जनगणना 1971 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और अभी जो लास्ट टाइम ये जनगणना हुई है 2016 में हुई है, उसके बाद अभी ये जनगणना होना बाकी है। ठीक है, हर 5 वर्षों के अंतराल में होती है। इसका करने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, कृषि जनगणना करने का कॉन्सेप्ट होता है कि किस प्रकार की फसलों का उत्पादन हो रहा है, किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है जिसे गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है। ठीक है, अगर कृषि की जा रही है, ठीक है, अगर खेती होती है तो केवल अगर भूमि में जो भी फसल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो इस उत्पादन ही सफिशिएंट नहीं होता ना, उत्पादन ही सफिशिएंट नहीं होता, इस फसल को ट्रांसपोर्टाइजेशन भी चाहिए। ट्रांसपोर्टाइजेशन के पहले ये कहा जाऊं कि उत्पादन के लिए बीज भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कृषकों को ऋण भी चाहिए। ठीक है, साथ में सिंचाई के साधन भी चाहिए। ठीक है, और फिर परिवहन के बाद में जो होता है, कहीं ना कहीं वो जो आपका खाद्यान्न उत्पादन किया है तो ठीक है, तो बफर हुआ है, अगर चीजों का बफर हुआ है तो बफर स्टॉक के लिए भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए। और साथ में मंडियों की जरूरत भी पड़ेगी, जहां पे किसान अपना जो खाद्यान्न है उसको ले जाके सेल कर पाए।
ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो उत्पादन के अलावा भी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यही सेक्टर होते हैं जो कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं और इसी के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो लोगों तक सामान पहुंचेगा। और जो परिवहन है उस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी, क्योंकि कई बार उत्पादन हो गया, जैसे सब्जियों का उत्पादन हुआ है, अगर फ्रूट्स का उत्पादन हुआ है और सही समय पे उसको कोल्ड स्टोरेज की सुविधा ना मिले, फ्रीजर ना मिले, वो लोगों तक ना पहुंच पाए, ठीक है, तो क्या रहेगा, वो खराब हो जाएगा, और अगर वो खराब हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ कृषि के साथ में जो अदर सेक्टर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाए, समझा जाए और उस पर भी काम किया जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हर 5 वर्ष के अंतराल पे हम लोग जनगणना करते हैं, ताकि हम लोग जो भी बेसिक उसकी और भी जरूरतें हैं उनको ध्यान से समझ पाए। भू स्वामित्व के संरचनात्मक पहलुओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है। अब परिचालन जोत डाटा संग्रहण की एक बुनियादी सांख्यिकी इकाई है। आप इसे समझिएगा कि क्या क्या कह रहे हैं। 1970-71, देखिए मैंने कहा था ना, रिमेंबर इट, कि 1970-71 में पहली बार इसकी जनगणना की गई थी और 2015-16 में 10वीं जनगणना इसकी की गई है, ठीक है। देश में महिला परिचालन जोत का प्रतिशत जो 2010-11 में है वो 13% है, ठीक है। 2015-16 के दौरान यहाँ 14% हो गया था, ठीक। आगे समझते हैं क्या कह रहा है। फसल की तीव्रता, बात बताइए, हमारे यहाँ जो भारत में जो फसलें होती है वो कहीं ना कहीं, अगर मुझे याद है कि अगर हमारे पास जमीन इतनी है, ठीक है, अगर इतनी जमीन में अगर किसी को फसल उगानी है, ठीक है, लेकिन उसको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, ठीक है, उसको अपनी आय बढ़ानी है, ठीक है, या फिर जो खाद्यान्न की आवश्यकता है ना, मैं कहूं कि जो खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना है और उसके पास भूमि कम है, तो लिमिटेड चीज में वो कैसे अपनी इनकम इंक्रीज करेगा, किस प्रकार से वो इस लिमिटेड भूमि का उपयोग करके ज्यादा खाद्यान्न उगाएगा। वो क्या करेगा, एक वर्ष में 2 से 3 फसलें तो उगा सकता है। हम लोग जमीन को बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन एक ही समय में एक वर्ष में अगर हम ले तो 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। जब मौसम गर्मियों के मौसम में अलग, और हमारे यहाँ ऐसा होता ही है, गर्मियों के जो सीजन आती है तब अलग फसलें होती हैं, जो ठंडी की सीजन आती है उसमें अलग फसलें होती है, और फिर जब बारिश का सीजन आता है तब अलग फसलें होती हैं। साथ साथ क्या करते हैं कि जो भूमि है इसके आसपास का जो बाढ़, मतलब ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी जोते हैं तो दूसरे की जमीन रहती है, तो हम लोग ऐसे बाड़े लगा देते हैं, तो आसपास क्या करते हैं लोग, फूलों की खेती भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या है कि बाढ़ वाला जो सेक्टर है उसे उसमें क्या करेंगे, फूल लगा देंगे, ठीक है, तो बागवानी के लिए कहीं ना कहीं से फूल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि उस लिमिटेड सोर्स को यूज करने की कोशिश की जाती है। तो एक ही समय में 2 या 2 से ज्यादा फसलें उगा के हम लोग इस चीज की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। वर्ष में एक टुकड़े में खेती की जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाना, कहीं ना कहीं फसलों की संख्या में इंक्रीमेंट किया जा सकता है। साथ में और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, तो और क्या कह सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे अच्छे उर्वरकों का इस्तेमाल करें। अगर फसलों में किसी प्रकार का कीट लग रहा है, ठीक है, तो उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे जो फर्टिलाइज्ड बीज हैं, फर्टिलाइज्ड जो बीज हैं इनका इस्तेमाल कर सकता है। इन चीजों का इस्तेमाल करके भी क्या कह सकता है, फसल को बढ़ाया जा सकता है ना। तो वही है कि फसल का प्रतिरूप हम लोग है ना, फसलों की संख्या, फसल की तीव्रता होती है, इसका में फसल प्रतिरूप फसल का स्वरूप एक फार्म से कृषि संसाधनों एवं कृषि उद्यमों और प्रबंधन प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत पर निर्भर करता है, और उनके जो रख रखाव होता है उसका भी निर्धारण करता है, ठीक है। उसके बाद में फसल एकाधिकार फसल, एक वर्ष में भूमि के कुछ टुकड़ों में क्रमिक कम से कम 2 से अधिक फसलों की पैदावार करना। हाँ, पॉसिबल है। एक फसल 3 महीने 4 महीने रहती है, उसके बाद में हम लोग फसल को चेंज कर सकते हैं। अंतर फसल 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग पंक्ति में उगाना, देखा ही होगा। क्योंकि मैं तो कृषक नहीं हूँ, लेकिन हमारे भारत में बहुत से ऐसे बच्चे हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। आपके आसपास खेत होते ही होंगे, किसान होते ही होंगे, किसी भी क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि खेती नहीं होती है। तो आप जाके वहां पे चीजों को देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है, या फिर गूगल पे भी करके देख सकते हैं किस प्रकार से अलग एक फसल यहाँ पे क्या किया कि छोटा सा जो एरिया है, इस एरिया में अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग तरह की फसल उगाई जा सकती है, ना तो वो मेष होगी तो उससे मेष ना हो, और पैदावार को इससे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये अंतर फसल भी उगाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि प्रणाली। देखिए अब क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फसलों को उगाने का एक और रीजन भी है। एक और रीजन क्या है कि सब दूर भूमि एक जैसी नहीं होती है। मैंने कहा ना कि भूमि फसल उत्पादन का, कृषि क्षेत्र का मुख्य फैक्टर मान लीजिए, मुख्य फैक्टर है, मुख्य कारक है। अब क्या होता है कि अगर गंगा किनारे फसलें हो रही है ना, गंगा के किनारे फसलें हो रही हैं, तो फसलें क्या होंगी कि उसको बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नदियों के किनारे है ना, मैंने तो सिर्फ गंगा लिखा, लेकिन नदियों के किनारे जो फसलें हो रही है, तो वहां की जो भूमि होती है वो नम भूमि होती है, तो उनको कम सिंचाई में भी वो अधिक पैदावार कर सकती है। और जैसे हम लोग समझे कि राजस्थान का क्षेत्र है, अगर राजस्थान के क्षेत्र में क्या है कि नमी बहुत कम होती है, साथ में वर्षा कम होती है, तो वहां पे क्या होती है कि उतनी ज्यादा फसलों की पैदावार नहीं की जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग भूमि होती है, कुछ आर्द्र भूमि होती है उनमें फसलें अलग उगाई जाती है, कुछ शुष्क भूमियां होती है जिनमें फसल अलग उगाई जाती है। तो यही समझाया गया है यहाँ पे कि हर भूमि के हिसाब से, कृषि करने के लिए भूमि के हिसाब से फसलों को चेंज किया जा सकता है। जो फसलें बहुत ज्यादा नमी को धारण करने वाली होती है, ठीक है, जो फसलें जैसे कि हम लोग ने फ्रूट्स की खेती होती है, फ्रूट्स की खेती बहुत नमी वाले इलाकों में होती है। ठीक है, जैसे तरबूज की खेती मान लीजिए, तरबूज की खेती नमी वाले एरिया में होती है। ठीक है, और इसके साथ में ही हम लोग देखें तो शकरकंदी होती है, शकरबट्टी होती है, ये बहुत नम भूमि में होती है। उसके बाद में गेहूं को भी कहीं ना कहीं, गेहूं सोयाबीन जो होता है वो, उसको भी पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो वैसी फसलें उन एरिया में उगाई जाती है। और जिन एरिया में पानी की जरूरत होती है उनको हम लोग शुष्क एरिया में उगा सकते हैं। तो आर्द्र भूमि जो कि झीलों के किनारे, तालाब के किनारे, नहरों के किनारे जो जल भरने या संचित भूमि हमेशा जलमग्न चाहिए, जो जिसको हमेशा ही पानी ज्यादा चाहिए, तो वो ऐसे एरिया में इस प्रकार की खेती की जाती है। शुष्क भूमि कृषि भी होती है ना। तो फसल उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी तरह वर्षा और मिट्टी में संरक्षित नमी पर निर्भर है ना, जो बिल्कुल नमी पर निर्भर है, वर्षा आधारित, जहां वह ऐसी फसलें जो वर्षा आधारित क्षेत्र में उत्पादित होती हो, जहां पे 750 mm से ज्यादा वर्षा की जरूरत हो। तो ये इस प्रकार से भूमि में भी हमारी कृषि फसलें निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये एक छोटा सा आपका दिख रहा है, अगर आपको एक ब्लॉग बना हुआ है जिसमें 5 तरह की चीजें दी गई है। हालांकि ये 5 तरह की चीजें नहीं है, इन चीजों से बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले अगर बात करें फर्टिलाइजर, ठीक है, अगर हम बात करें जो इनपुट्स है, हम इनपुट्स क्या देते हैं कृषि क्षेत्र में, तो हम इनपुट्स के रूप में देते हैं फर्टिलाइजर देंगे, फाइनेंस और सीड्स। अगर मैं बात करूं, है ना, खेती की बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा मुझे सबसे पहले भूमि मिल गई, भूमि मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए, अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के बीज चाहिए। अब हर किसान का बजट इतना नहीं होता है कि अच्छी किस्म का बीज लेके, कि जब भी अच्छी किस्म का बीज लेने जाएगा वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा हो सकता है, या फिर उस लोकल एरिया में ना हो तो बाहर से मंगाना पड़े, तो किसानों को ऋण की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना, काफी ज्यादा योजना निकाली गई है, जो कई बार सब्सिडी योजना, कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी योजना निकाली जाती है। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, नेफेड योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है, इन सबके जरिए इन चीजों को सब्सिडी देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो चाहिए, क्या चाहिए, एक और चीज हमको, फाइनेंस हो गया, बीज हो गया, फर्टिलाइजर उर्वरक, ये इनपुट्स हो गए। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जो आजकल वर्तमान में जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है,
ये उर्वरकों से कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे कृषि की पैदावार बढ़ती है, लेकिन पैदावार बढ़ने के साथ साथ ही ये कहीं ना कहीं जो हमारी भूमि की जो उर्वरता क्षमता है, भूमि को जो खत्म कर देता है, भूमि की उर्वरता को जो ऑटोमेटिकली जो हम लोगों की पुरानी जो भूमि क्षेत्र होती है ना, कहीं ना कहीं जब हम लोग रासायनिक चीजों का उस पर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी के बैक्टीरियाज होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। और इससे अल्प समय के लिए तो अच्छा होता है ये उर्वरकों का इस्तेमाल, लेकिन लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो हमारी फसलें हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उर्वरक जो हम लोग भूमि पे छिटक देते हैं उसका कुछ अंश तो उस पौधे में आएगा ना जो उस पे उग रहा है। ठीक है, तो अगर गेहूं की खेती की जा रही है, उसमें नाइट्रोजन युक्त हम लोगों ने बहुत ज्यादा उर्वरकों को छिटा है ना, और फिर बाद में वो जो गेहूं है उसमें कहीं ना कहीं उसका अगर थोड़ा भी नाम मात्र का अंश रह जाएगा तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर, तो शरीर में कई तरह की बीमारियां पनप सकती है, क्योंकि ये रासायनिक तत्व होते हैं, तो उर्वरक कहीं से अच्छे नहीं होते। इसीलिए कोशिश की जा रही है, वर्तमान में अगर हम बात किए जाए तो इन उर्वरकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए, इन उर्वरकों के दुष्परिणामों को समझते हुए, है ना, क्या किया जा रहा है कि वापस से जो पुरानी खाद है, जो गोबर खाद्य है ना, जो जैविक खाद्य है, जैविक खाद्य के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। हमें प्रश्न भी है कि उर्वरकों के उपयोग से कृषि भूमि को क्या हानि हो सकती है, क्या उर्वरकों का उपयोग सही है? तो उर्वरकों के उपयोग सही तो है ना, उर्वरकों के उपयोग से अल्प समय के लिए कृषि को बढ़ाया जा सकता है, उपज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उपज को कीटों से बचाया जा सकता है, लेकिन इसके अति उपयोग से, अगर किसी भी चीज का नॉलेज कम है और उसका अति उपयोग किया जाएगा, ठीक है, कृषकों को पता ही नहीं कि कितना डालना चाहिए, उसे ज्यादा डाल दिया है, तो वो कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी हानिकारक है, उस भूमि के लिए भी हानिकारक है, और आने वाले समय में उन चीजों का, जैसे कि सब्जियां हो गई, उन सब्जियों का कोई इस्तेमाल करता है तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अति उर्वरकों का उपयोग हानिकारक होता है। अब कृषि क्षेत्र में ऋण के लिए, है ना, नाबार्ड बनाया गया है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीज उपलब्ध करा रही है, ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। साथ में अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के जो फर्टिलाइज्ड जो बीज होते हैं, जो कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, उनका इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार की जा सके, इसलिए बीजों को भी इनपुट्स के रूप में देखा जाता है और अच्छे इनपुट्स लोगों को मिले, इस पे ध्यान फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से सेक्टर है, पीडीएस हो गया, एफसीआई हो गया, है ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट हो गया, फिर सेल के लिए तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही देखते हैं। क्या है पहला, पीडीएस। अगर आपकी कृषि में उत्पादन कर लिया है, ठीक है, और उत्पादन करने के बाद सबसे जो मेन सेक्टर होता है कि उत्पादित जो फसल होती है आपकी, जो फसलों का आपने उत्पादन या जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। तो खाद्यान्न की पूर्ति के लिए खाद्य पीडीएस सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, तो फसलों का उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि फसलों को सही लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर उत्पादन हुआ है तो उत्पादन को परिवहन के जरिए जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी लोगों को उपलब्ध कराना, ठीक है, लोगों को उपलब्ध कराना। इसके लिए सरकार कैसे उपलब्ध कराती है, तो सरकार पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। क्या किया जाता है कि जो राशन की दुकानें, आपके क्षेत्र में राशन की दुकानें होगी, तो सरकार क्या करती है कि खाद्यान्न को जो कहते हैं कि लोगों से जो कहते हैं एमएसपी पे, है ना,
हम लोग देखते हैं कि एमएसपी पे, एमएसपी क्या होता है उसे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा पीडीएस सिस्टम पहले समझा रही हूँ। तो पीडीएस का क्या होता है कि एमएसपी पे कृषि से क्या करती है, किसानों से खाद्यान्न को ले लेती है या किसानों से उनकी फसलों को खरीद लेती है, और उसके बाद में क्या करती है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको राशन की दुकानों पे उपलब्ध कराती है, और राशन की दुकानों से न्यूनतम मूल्य पे, बिल्कुल न्यूनतम मूल्य पे, कैसे न्यूनतम, कितना न्यूनतम मूल्य हो सकता है, न्यूनतम मूल्य पे, है ना, कैसे 2 रुपए किलो या 2 रुपए किलो यहाँ पे चावल मिल जाता है, 5 रुपए किलो गेहूं, है ना। सरकार बिल्कुल सब्सिडी के साथ में लोगों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसका जो बेसिक आधार होता है, बेसिक जो व्यू होते हैं, ये कह रही ऑब्जेक्ट होता है सरकार का ऑब्जेक्ट है कि सभी लोगों तक खाद्यान्न की पूर्ति की जा सके, सभी लोगों को, किसी को भी भूखा ना रहना पड़े, और जितनी भी उपलब्ध खाद्यान्न है उसे लोगों के, जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको भी आसानी से, सुलभता से खाद्यान्न उपलब्ध हो पाए। गेहूं, चावल, इसके साथ में जो शक्कर होती है वो भी यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार की सभी चीजें लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और क्या है, एफसीआई नेगोशिएबल वेयर हाउस, और अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउसेस क्यों इंपॉर्टेंट है ना। पीडीएस समझा हमने, पीडीएस का सेंस ये रहा, पीडीएस का जो क्वेश्चन है वो मेंस में कई बार पूछा गया है। पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज खाद्यान्न है जो गवर्नमेंट लो प्राइस पे पब्लिक को उपलब्ध कराती है, ठीक है। और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को प्रीलिम्स में भी पॉइंट्स बना बना के एग्जाम में पूछा गया है ना। लक्षित फसलें पूछी गई हैं कि कौन कौन सी लक्षित फसलें हैं जिनको पीडीएस में टारगेटेड किया गया है। तो ये आप इसको और भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना समझाया है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उतना ही समझना आपके लिए जरूरी था। इसके साथ में जो वेयर हाउस है, या मैं बोलूँ कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे कि सब्जियां हो गई, साथ में जो फल हो गए, ठीक है, फूल हो गए, ठीक है, सब्जियों में टमाटर ले लीजिए आप, मिर्ची ले लीजिए, तो ऐसी फसलें जो जल्दी से खराब हो जाती है, ठीक है, जो जिनकी लाइफ लाइन बहुत छोटी होती है, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराना, वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट कई सारे वेयर हाउसेस, जो मंडियां होती हैं, बड़ी बड़ी मंडियां होती है, उनमें स्टोरेज करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। साथ में ही इसके अलावा भी अगर लोगों के पास बफर हुआ है ना, जैसे कि गेहूं का बफर हुआ है ना, जो कम प्राइस पे किसानों से सरकार ने खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन खरीदने के बाद उसको स्टोर करने के लिए भी काफी ज्यादा वेयर हाउसेस लगते हैं, काफी ज्यादा स्टोरेज लगते हैं, कोल्ड स्टोरेज लगते हैं, जिसके जरिए क्या हो सकता है कि फसलों को खराब ना हो, जो फसलें हैं वो खराब ना हो, और उसको सही समय पे लोगों तक उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट लोग होते हैं, सूदखोर लोग होते हैं, तो जो बिचौली होते हैं, मध्यवर्गीय लोग होते हैं, वो उसको जमाखोरी ना कर पाए, इस बात का सरकार ध्यान रखने के लिए सरकारी वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराती है, ठीक है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है सेल वगैरह का है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इसी जो एग्रीकल्चर है उसको हम आगे पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन करके आना, ताकि अगली क्लास में जो आगे की चीजें हम पढ़ें वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। ओके।